Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस के बारे में। तो कल हमने जब पढ़ा था नाभिकीय स्पिन क्या होता है, तो जब नाभिकीय स्पिन से संबंधित नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विभिन्न स्पिन अवस्थाओं को भिन्न भिन्न चुंबकीय विभव ऊर्जाएं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है। जब नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विभिन्न स्पिन अवस्थाओं को भिन्न भिन्न चुंबकीय विभिन्न ऊर्जाएं प्राप्त होती है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो कि कुछ मात्रा में स्पिन ध्रुवण उत्पन्न करता है, उचित आवृत्ति की एक रेडियो आवृत्ति सिग्नल का दो स्पिन अवस्थाओं के बीच संक्रमण करा सकता है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो कि कुछ मात्रा में ही स्पिन ध्रुवण उत्पन्न करता है तो उचित आवृत्ति की एक रेडियो आवृत्ति सिग्नल का दो स्पिन अवस्थाओं के बीच संक्रमण करा सकता है। यह स्पिन फ्लिप कुछ स्पिनों को उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचा देता है। यदि रेडियो आवृत्ति सिग्नल को तब बंद कर दिया जाए तो स्पिनों का जो रिलैक्सेशन है वो अपनी पूर्व अवस्था अर्थात निम्न अवस्था में लौट आता है। लौटते समय यह मापने योग्य मात्रा में स्पिन फ्लिप से संबंधित अनुनादी रिजोनेंट आवृत्ति पर आरएफ सिग्नल उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद कहा जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण का क्षेत्र के सापेक्ष इसके विन्यास से संबंधित एक विभव ऊर्जा होती है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण का क्षेत्र के सापेक्ष इसके विन्यास से संबंधित एक विभव ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन स्पिन चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, जबकि प्रोटॉन स्पिन चुंबकीय आघूर्ण की दिशा प्रोटॉन स्पिन की दिशा में ही होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, जबकि प्रोटॉन स्पिन चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है वो प्रोटॉन स्पिन की दिशा में ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन या प्रोटॉन स्पिन चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर एक आवृत्ति के साथ गति उसी को हम बोल सकते हैं अनुगमन करते हैं तथा इस आवृत्ति को लार्मर आवृत्ति लार्मर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एक टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में यह लार्मर आवृत्ति होगी तो यहाँ पर ओमेगा इलेक्ट्रॉन स्पिन इक्वल टू होगा 2 म्यू ई बी अपॉन एच क्रॉस। तो यहाँ पे हम 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 1/2। इसकी वैल्यू होती है 5.79 इंटू 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन टी। ब्रैकेट पे 1 इंटू टी। एच क्रॉस की वैल्यू हो जाएगी 6.58 इंटू 10 की पावर -16 ई वी एस। ये हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1.7608 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड इनवर्स। तो म्यू इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई जिसकी वैल्यू होती है 28.025 GHz लार्मर आवृत्ति। ओमेगा एक प्रोटॉन स्पिन इक्वल टू होगा 2 म्यू पी
यहाँ पे प्रोटॉन स्पिन है, इसलिए यहाँ पे 2 म्यू पी बी अपॉन एच क्रॉस, और यहाँ पे हमने लिया था इलेक्ट्रॉन स्पिन, तो ये था 2 म्यू ई बी अपॉन एच क्रॉस। तो ओमेगा प्रोटॉन स्पिन इक्वल टू 2 म्यू पी बी अपॉन एच क्रॉस। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 2.79, इसकी वैल्यू 3.15 इंटू 10 की पावर -8 EV अपॉन टी, ब्रैकेट पे 1 इंटू टी। यहाँ पर एच क्रॉस की वैल्यू होती है 6.58 इंटू 10 की पावर -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6753 इंटू 10 की पावर 8 एस इनवर्स। तो म्यू इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 इसकी वैल्यू होगी 42.5781 MSJ लार्मर आवृत्ति। यहाँ पर डायग्राम पे दंड चुंबकीय आघूर्ण को बताया, जिसपे स्पिन ऊर्जा और उच्च ऊर्जा को बताया गया। यहाँ पे धारालुक चुंबकीय आघूर्ण पे निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा को दिखाया गया। थर्ड पे इलेक्ट्रॉन स्पिन चुंबकीय आघूर्ण जिसपे निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा को दिखाया गया है, और यहाँ पे प्रोटॉन स्पिन चुंबकीय आघूर्ण निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है, इसके लिए जी इक्वल टू 2, म्यू बी इक्वल टू 5.79 इंटू 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टी, और यहाँ पर जी की वैल्यू इसके लिए प्रोटॉन स्पिन चुंबकीय आघूर्ण के लिए जी इक्वल टू 2.79, म्यू एन इक्वल टू 3.15 इंटू 10 की पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टी। तो ये है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। यहाँ पर लार्मर आवृत्ति को चिरस्मत रूप से चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर चुंबकीय आघूर्ण के अग्रगमन के पदों में कल्पना किया जा सकता है। जो लार्मर आवृत्ति है उसको चिरस्मत रूप से चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर चुंबकीय आघूर्ण के अग्रगमन के पदों में कल्पना किया जा सकता है, जो कि चक्रण टॉप स्पिनिंग टॉप का गुरुत्वीय क्षेत्र के चारों ओर अग्रगमन के समरूप होता है। इसकी कल्पना क्वांटम यांत्रिकी रूप से 1/2 स्पिन वाले दो संभव अवस्थाओं के बीच क्वांटम ऊर्जा के संक्रमण के पदों में भी किया जा सकता है। इसे प्लांक संबंध के अनुसार प्रोटॉन ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर चुंबकीय विभव ऊर्जा अंतर है, वो गए एच म्यू इक्वल टू 2 म्यू बी होती है। तो लार्मर आवृत्तियों को यहाँ पे कुछ कणों की लार्मर आवृत्तियों को दिखाया गया है, जिसमें कण हो गए उसका स्पिन ओमेगा लार्मर अपॉन बीटा और म्यू अपॉन बी। ये बीटा नहीं है, बी है। तो यहाँ पर कुछ कण है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है 1/2 लार्मर होगा ओमेगा लार्मर, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू होगी 1.7608 इंटू 10 की पावर 11, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 28.025 GH। तो यहाँ पे सेकंड कण जो दिए गए वो प्रोटॉन की स्पिन 1/2 होती है, और इसकी जो लार्मर फ्रिक्वेंसी वो होगी 2.6753 इंटू 10 की पावर 8, और म्यू अपॉन बी की वैल्यू होगी 42.5781 MHz। इसी प्रकार जो ट्रॉन के लिए जो स्पिन है वो है 1, और लार्मर है 1.4107 10 की पावर 8, और म्यू अपॉन बी की वैल्यू 6.5357 मेगाहर्ट्ज अपॉन टी। न्यूट्रॉन के लिए 1/2 0.83, जो लार्मर है वो 0.8326 इंटू 10 की पावर 8, और म्यू अपॉन बी की वैल्यू है 29.1667
MHz/T। इसी प्रकार सोडियम के लिए पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस के लिए भी दिखाया गया है, जिसमें सोडियम के लिए जो स्पिन है वो है 3/2, लार्मर है 0.70760 10 की पावर 8 और μ/b की वैल्यू है 11.2618 MHz/T। इसी प्रकार पोटेशियम, सोडियम, कार्बन और फ्लोरीन के लिए भी दिखाया गया है। यहाँ ये mH है वो MHz/T है वो टेस्ला। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन की लार्मर आवृत्ति विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के माइक्रो तरंग सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में होती है। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन की जो लार्मर आवृत्ति है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के माइक्रो तरंग क्षेत्र में होती है तथा इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद में किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस में किया जाता है इसका उपयोग। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन स्पिन का अग्रगमन यानी चक्कर अन्योन्य क्रिया होती है। चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रोटॉन स्पिन का अग्रगमन है वो अन्योन्य क्रिया होती है, जिसका उपयोग प्रोटॉन नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद में किया जाता है। प्रायोगिक तकनीक के रूप में एक सैंपल नमूना जिसमें प्रोटॉन हाइड्रोजन नाभिक होता है को प्रोटॉनों के आंशिक ध्रुवण उत्पन्न करने के लिए तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कुछ नाभिकीय स्पिनों को उनके उच्च ऊर्जा अवस्था में उत्तेजित करने के लिए इस सैंपल पर तीव्र RF आरोपित किया जाता है। जब इस RF सिग्नल को बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो स्पिन है वो अपनी निम्न अवस्था में लौटते हुए क्षेत्र से संबंधित लार्मर आवृत्ति पर अल्प मात्रा में विकिरण उत्पन्न करता है। कुछ नाभिकीय स्पिनों को उनके उच्च ऊर्जा अवस्था में उत्तेजित करने के लिए इस सैंपल पर तीव्र RF आरोपित किया जाता है। तो जब इस RF सिग्नल को बंद कर दिया जाता है तो स्पिन जो है वो अपने निम्न अवस्था से लौटते हुए क्षेत्र से संबंधित लार्मर आवृत्ति पर अल्प मात्रा में विकिरण उत्पन्न करता है और विकिरण का उत्सर्जन प्रोटॉनों के उत्तेजित अवस्था के स्पिन रिलैक्सेशन से संबंधित होता है। इससे संसूचक कुंडली में रेडियो आवृत्ति सिग्नल प्रेषित होता है, जिसे NMR सिग्नल के रूप में डिस्प्ले करने के लिए प्रवर्धित किया जाता है। चूँकि संसूचित सिग्नल की लार्मर आवृत्ति आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण परिवर्तित करके भिन्न भिन्न संसूचित आवृत्ति उत्पन्न किया जा सकता है। सैंपल पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवणता लगाकर हम सैंपल पर प्रोटॉन NMR का स्रोत स्थित कर सकते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा इमेजिंग प्रक्रिया मेडिकल इमेजिंग प्रोसेस जिसे चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है में बहुत लाभकारी होता है। इसका उपयोग जो चिकित्सा इमेजिंग प्रक्रिया है इसे ही चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहते हैं। तो इसका उपयोग जो है वो चिकित्सा इमेजिंग प्रक्रिया में बहुत ही लाभकारी होता है। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के लिए प्रायोगिक विधि है।